स्वागत है सभी का दृष्टिकोण पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आगे की ओर बढ़ा जाए। आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये भाग 3 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने? कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले कितने थे? 7। एक कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था, उसे हटाया गया है। राइट, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 2 में आते हैं, कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकार का संरक्षण। ये मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है ना, ये दोनों के बीच आते हैं। देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण एक ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 226 के तहत दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि संविधान के मूल ढांचे के संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब भारत उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा का अनुच्छेद 200, ये तो हम बताएं, रिट जारी करना, 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। आगे 3 नंबर जो है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये स्वयं में एक संवैधानिक उपचार है, एक संवैधानिक अधिकार भी है, स्वयं में कानूनी अधिकार भी है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए 1 से अधिक ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखा जाए तो कह रहा है कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये जो मुख्यतः है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, तीनों अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लीजिए पूरा आ गया आंसर के साथ, कि संविधान मौलिक अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु किस औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार के औचित्य के ऊपर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वही क्वेश्चन है इसमें। सामान्य जन के हित का संरक्षित हो, अच्छा ऐसा बात हो कि विधान जो सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकता में कोई अवरोध ना हो, राजनीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नज़रअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित बेहतर नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सामान्य जन का हित संरक्षण हो, ऐसे किसी मौलिक अधिकारों पर ऐसे विषय हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं पर किसी प्रकार का रोक लग रहा, अवरोध हो रहा है तो मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखिए, इतनी सुंदर यहाँ पर बताई गई है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 19 किससे है? स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संघ, भाषण का थोड़ा सा और ये करता हूँ। अब देखिए, जिसमें भाषण का, अभिव्यक्ति का, संघ बनाने का सर्वत्र अबाध संरक्षण, मतलब कहीं भी बिना रोक टोक के आने जाने का भारत में, राइट, राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्य पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है मोटा मोटी कि आर्टिकल 19 पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। वो भी कैसा प्रतिबंध? तो रीजनेबल प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 2 से 1906 तक यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल निश्चित उद्देश्य से, जैसे कब कब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं, इस पर जब भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित या उसके राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसा विषय हो, तो इन सारे ये मौलिक कर्तव्य के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो ऐसे किसी विषय होते हैं तो फिर उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से संबंधित, शिष्टाचार नैतिकता से संबंधित हो, साधारण जनता से संबंधित हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण और व्यावसायिक और तकनीकी योजनाओं आदि के हित अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध, इसके अलावा उद्दीपन के संबंध में लगाए जाएं। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर क्या है, औचित्यपूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिट के 5 प्रकार है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पीड़िता के द्वारा या उसके परिवार वालों के द्वारा रिट लगाकर उसके हाजिर करने से संबंधित व्यवस्था है। कौन सा? तो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका है, सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश अधिकारी को दिया जाता है। व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि किसी को अमान्य तरीके से बिना किसी सूचना के आप बहुत दिनों से बंदी बना के रखे हैं, तो पीड़िता के परिवार वाले वकील के माध्यम से जाके कोर्ट में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में और 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में जाके ये क्या करते हैं, ये रिट लगवाते हैं, जिसे कहते हैं क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जिसे हम लोग बंदी बनाए हैं उसके सामने लाया जाए, मतलब प्रत्यक्ष किया जाए। तो कोर्ट आदेश देता है उस डिपार्टमेंट को, उस अधिकारी को कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को, यहाँ के भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है, उन गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो उसी संबंधित क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध, यानी कि हमें तो है लेकिन साथ साथ विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है, संवैधानिक रूप से निराकरण का अधिकार जो है वो हमें भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये व्याख्या कि भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है, ये केवल हमें नहीं गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, मूल अधिकार के संदर्भ में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 का है, जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार, जिसे विधि प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति, मतलब विधि के सिवाय और किसी कानून के सिवा और किसी तरीके से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी कि ये हमें तो प्राप्त है, ये कानूनी अधिकार हो गया है, जो ये हमारे जो गैर नागरिक है यानी विदेशी जो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, उन्हें भी अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इसमें से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो मूल अधिकार के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19(1) के 4 के तहत नागरिकों को प्राप्त था, ये शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है।
जैसे कि पहले ही हम बताएं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकता, निम्नलिखित में से किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए वो नागरिक क्या है, ये नागरिक जो है वो ब्रिटिश नागरिक है, अर्थात भारत का नागरिक नहीं है। तो इसमें से सामान्य से पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार का मांग नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब है उसे कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है वही उसे प्राप्त नहीं है। बाकी उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है, कानून के समक्ष समानता का प्राप्त है। लेकिन ये जो व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है, चूँकि वो एक विदेशी नागरिक है तो ये लिमिटेड हो जाता है थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं इसकी व्याख्या में। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है वो व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। राइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समता का अधिकार, जिसमें 16, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 29 जो है वो सांस्कृतिक, 29 से 30 संस्कृति संबंधित अधिकार प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 30। तो आपके मन में उठ रहा होगा कि केवल पढ़ दे रहे हैं, बताइए आर्टिकल 15 है क्या? राइट। तो आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में क्या है? तो ये आर्टिकल 15 है कुछ आधारों पर विभेद या प्रतिषेध। मतलब होता है ना, सभी चीज़ पर नहीं, कुछ आधारों पर विभेद या प्रतिषेध। आर्टिकल 16 क्या है भाई? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को भी मिलेगा। लोक नियोजन, बाहर से आए कोई वैकेंसी निकला हुआ उसमें कह रहा हम भी भरेंगे, तो ऐसा प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान 16 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 जो है वो क्या है? सांस्कृतिक अधिकार जो प्राप्त है, सबको प्राप्त है। बोलो, सबको प्राप्त है? नहीं, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार है। और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों का प्रशासन से संबंधित अधिकार। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यार इस सिर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। उस मौलिक अधिकार को बताना है जो गैर नागरिकों मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समझ क्षमता, ये एक सभी को हमारा कानून है अपने समक्ष बराबर। कानून के हिसाब से किया गया कार्य उचित है, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य अनुचित है। यानी कानून सबके लिए बराबर है, तो ये सबको प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो अभी बताया आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आता है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये सभी को प्राप्त है। जीवन जीने और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये सभी को प्राप्त है। आर्टिकल 20 में जो आता है, 21 में जो आता है ये है। बाकी इसमें से जो क्वेश्चंस पूछा था कि कौन सा प्राप्त नहीं है, तो ये जो मैं स्वतंत्रता बताया और आर्टिकल 19 और 30 और 29 और 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्लियर करके मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को,
जीवन और ये जो अल्पसंख्यकों का अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। बार बार दोहराव से क्या होगा, माइंड में हीट करेगा। फिर बोल रहा है कि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन, 19 का 1 का किस में, भाषण बोलने का, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कौन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये गैर नागरिक यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समझ क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। देखिए कितना बार रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चंस देखिए कितना पूछ रहा है। फिर से वही क्वेश्चन घुमा के कि भारतीय संविधान में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, अर्थात हमारे जो मूल अधिकार है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार हम लोग देख चुके हैं, प्राप्त है आर्टिकल 32 में, यानी संवैधानिक उपचार। संपत्ति का अधिकार जो है वो डिलीट कर दिया गया है, ये कानूनी अधिकार हो गया। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार जो है वो 19 में मिल जाएगा। देश भर में आज़ादी घूमना वो भी 19 में मिल जाएगा। कितना बढ़िया है। तो ये मुख्य चीज़ है कि संविधान में एक संशोधन होता है जिसका नाम है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, राइट। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ क्या, संपत्ति के मूल अधिकार को लोप कर दिया गया, हटा दिया गया, इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मुरारी जी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे। उस समय मुरारी जी देसाई प्रधानमंत्री थे जब संपत्ति का जनता पार्टी का शासन था और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी दर्जा बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार। ये इफेक्टिव कब से हुआ, तो 20 जून 1979 से। याद रहेगा ये 2 डेट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन इससे घुमा फिरा कर पूछ ही लेगा आपसे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। कब से प्रभावी हुआ, तो 20 जून 1979 से, राइट। किस पार्टी का सरकार था, तो जनता पार्टी का शासन था। प्रधानमंत्री कौन थे, तो मुरारी जी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो हमको पता है कि अभी मैंने बताया कि मुरारी जी देसाई का सरकार था और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह कार्य किया गया था, राइट। और ये प्रभावी हुआ था 20 जून 1979 से। कब से, ठीक है, ये ऊपर देख लीजिए, राइट। आगे फिर से वही चीज़ दोहरा हुआ है। क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, ये देख लिए। विधानुवाता प्रवर्तित कर दिया गया और फिर भारतीय 300 और 300 क के तहत क्या, यानी 300 ए के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया था, मूल अधिकार से हटा के। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद मुरारी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। ये एक इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी एक तरह से स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अपने निजी प्रॉपर्टी के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की बात है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आता है, राइट। इसका आंसर बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के तहत ये कह रहा है कि 19 का सब सेक्शन
यानी धारा 19 का 1 के तहत हर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। दिस इज नॉट अ ड्यूटी, इज नॉट कर्तव्य नहीं, अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार कौन कौन सा बताना है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? चूंकि एक व्याख्या दिया था, याद कीजिए, एक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती मामले में, और आर्टिकल 21 में बहुत सारा अधिकार था, जिसको मतलब लगभग 35-36 तरह के अधिकार थे, जिसमें से हमने देखा था कि सूचना का अधिकार भी उस पर उसका पार्ट है, और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में जोड़ा ही गया था, एक जोड़ा गया था, याद रखना, आर्टिकल 21 का जिसे एक है वो भी था कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कौन? राज्य, स्टेट। और सूचना पाने का अधिकार जो है वो क्या है, नागरिक को है। आर्टिकल 21 में ये जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दिया था उस समय, बहुत व्यापक है आर्टिकल 21। अब दो चीज़ यहाँ बच रहा है, काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार तो है लेकिन काम का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। अच्छा, मकान का अधिकार एकमात्र यहाँ पर दिखा जा रहा है, जिसे संपत्ति का अधिकार जैसे है उसे हटाया गया है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा 300 कम है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दौरान। व्याख्या क्या कह रहा है थोड़ा सा देखते हैं और फिर देखते हैं। ए और सी दोनों को सही कह रहा है, सूचना का अधिकार और सी शिक्षा का अधिकार, वो काम का अधिकार को भी नहीं शामिल किया है। हालांकि काम पाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है उसमें डायरेक्टली नहीं है, लेकिन डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें काम पाने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से दो चीज़ सही हो जाते हैं, राइट, दो सही हो जाते हैं। अब इसकी व्याख्या एक बार देखिए, दिल और जहन में रखिएगा याद कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के क के तहत सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ साथ सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। क्या? सार्वभौमिक मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स भी हैं। शिक्षा का अधिकार जैसे मैंने अभी बताया, इसके साथ साथ और एक चीज़ जान लीजिए कि ये सूचना का अधिकार आर्टिकल 21 में भी है। आपने तो इसे 19 से जोड़ के बताया, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 21 में भी स्पष्ट लिखा गया है सूचना का अधिकार। अब शिक्षा संबंधित अधिकार जो है इसे जोड़ा गया 21(a) में, यानी कि क में। क्या कौन सा अधिनियम का संशोधन हुआ? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्राप्त मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है, ये भी जान लीजिए। मूल अधिकार तो है ही, इसके साथ साथ मानव अधिकार भी है। अब मानव अधिकार में कौन कौन सा है? सूचना का अधिकार हमने देख लिया, मानव अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है। भारत में अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, राज्य स्तर पर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है।
तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चिंतित नहीं होना है, अभी इतना देखते चलिए, ध्यान में रखिए अपना। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का भाग है सूचना का अधिकार भी। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित वाक्य यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता में निहित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें निहित है, किसमें? उसी में निहित है। सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्याख्या देता है तो हमारा अधिकार जो है उसी के साथ ऐड होते चले जाते हैं। तो उन्होंने जब कह दिया कि 19(1) और क के तहत जो बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उसी के तहत सूचना का अधिकार भी है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में भी देखिएगा तो वहाँ भी सूचना का अधिकार मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिसे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? राइट, तो ये संशोधन पूछा नहीं है, पूछ रहा कब जोड़ा गया है। तो ये संशोधन हुआ था, हम लोग ने पढ़ा कि 86वां संशोधन हुआ 2002 में, और शिक्षा का अधिकार संबंधित प्रावधान जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य। राज्य निर्धारण करेगा कि इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के लिए एक मूल अंतर्गत के अंतर्गत है, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में है। तो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ एक तरह से। राइट, तो क्वेश्चन पूछ रहा कब प्रभावी हुआ, तो ये कब प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को इसको जोड़ा गया। याद रहेगा, 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये प्रभावी हो रहा है कितना लेट, देख रहे हैं, 1 अप्रैल 2010। बाप, बहुत लेट। देखिए व्याख्या क्या कहता, कह रहा है कि जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जिसका नाम है 21A या 21 का, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के तहत संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार, यह अनुच्छेद 45 जो है वो DPSP का भाग है, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। हालांकि यह 45 में है, इसलिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 संसद में पारित किया गया, और यह संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। देख रहे हैं, DPSP में 45 में कहा गया कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आरंभिक, जिसका बालपन कहा जाता है, शिशु तत्व को देखरेख करेगा और शिक्षा उपलब्ध करने का व्यवस्था करेगा। हालांकि यह व्यवस्था बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 का है, वो बाध्यकारी है। वह कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। ये बाध्यकारी है, इसके लिए लड़ सकते हैं हम, क्योंकि यह न्यायालय के अंतर्गत सुने जाने वाला मामला है। बाध्यकारी करता है संविधान इस राज्य के ऊपर, इस सरकार के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन तो कब किया गया, लेकिन ठीक है, लेकिन जोड़ा गया कब? 1 अप्रैल 2010 में। राइट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002
अब इसको पारित कराते 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 2009 आ गया, तब जाके एक एक्ट बना जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, और 1 अप्रैल 2010 से इफेक्टिव हुआ। बताइए अच्छे काम करने में कितना समय लग जाता है, वहीं एक टैक्स इम्प्लीमेशन करने की व्यवस्था क्यों हो, टैक्स बढ़ाने की बात हो, वो देखो ना क्यों धड़ से पास हो जाएगा दोनों विधानसभा में, राष्ट्रपति का साइन भी हो जाएगा दोनों संसद में, यानी राज्यसभा और लोकसभा में। और अच्छी बात देखो कितनी देरी लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, जोड़ा तो नहीं गया भाई। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन 1900 एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहा था मैं, संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया। अरे यार संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है इसे जोड़ा गया आर्टिकल 21A में, राइट। 86वें संशोधन किया गया 2000 में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? संपत्ति का अधिकार 3-4 बार हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि 44वां एक संविधान संशोधन किया जाता है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, राइट, जिसके तहत इसको हटा दिया जाता है और भाग 12 में 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ की व्याख्या है बार बार। 16 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो एकमात्र अनुच्छेद क्या है? 19 है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट। आर्टिकल 19 में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 21। और एक्सक्यूज मी, डोंट तो कहाँ थे हम लोग? आर्टिकल 19 में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आर्टिकल 20 में अगर जानना आपको क्या है, तो आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराध के लिए दोष से संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जो दोष या उस पर जो आरोप लगाए जाते हैं उससे संबंधित प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन किन किन मामलों और कैसा होना चाहिए वो देखना पड़ेगा। और आर्टिकल 21 क्या है? तो मैंने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्ति का लाइफ, अगर किसी व्यक्ति को इसके लाइफ से प्राण से हाथ धोना है तो उसके लिए कानून के सिवा और किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता उसे। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ मामलों में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे संरक्षण प्रदान करता है, राइट। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का उल्लेख है। 19 एक
वन का में क्या बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का संबंध है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस जो अखबार मीडिया का स्वतंत्रता भी उसी में निहित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन ले आता हूँ आपके सामने कि 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपचार को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम भी कहा जाता है प्रतिषेध को, प्रमादेश को, उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्षा को। तो उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्यों? आइए जानते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ये क्वेश्चन देखिए, अगर कहीं और पीसीएस में देखिएगा तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? तो संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। इसके अलावा यहीं कई बार रिपीट हो जाता है, प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का आत्मा और हृदय है, कई बार यही कहा जाता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार में जो उत्प्रेषण का रीट है वो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बाद ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो एकमात्र जो है ये पावर जो है फंडामेंटल मुख्य राइट जो है वो 32 के तहत एससी को प्राप्त है और 226 के तहत किसे प्राप्त है? हाई कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। तो धन्यवाद, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर हम अगले दिन अगले टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।